हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब मन लगे पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आप लोगों का मेंटर आज फिर से आया हूँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेते हुए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेते हुए। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं। बट शुरू करने से पहले, इससे पहले मैंने एक कट ऑफ का सेशन लिया हुआ था, ठीक है, जिस पे मैंने कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन किए थे और उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे मिले कमेंट्स, ठीक है। अराउंड अबाउट उस वीडियो में 7,000 व्यूज हो चुका है और साथ में कट ऑफ का अगर बात करूं तो 200 कमेंट्स आपके वहां पे है वीडियो में, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने बहुत कम कट ऑफ प्रिडिक्ट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज हम उस बेसिस पे भी मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ एनालिसिस आज देने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड तक रुके रहिए, जहाँ पे आपको मैं ये बात भी बताऊंगा कि एक्चुअली कट ऑफ जो आपका जाने वाला है वो क्या जाएगा। बिकॉज मुझे और एक थोड़ा अच्छा सा आइडिया मिल गया है आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे कि अच्छा कट ऑफ अगर जाएगा तो इतने से इतना हो सकता है, ठीक है। तो एंड में हम देखेंगे कितना तक आपका कट ऑफ जा सकता है बेस्ड ऑन आवर यूट्यूब कमेंट एनालिसिस एंड ऑल्सो आवर ओन एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले आज के कुछ पॉइंट जो रहेंगे हमारे सेशन के वो होंगे पहले तो ग्रेस मार्क। क्या आपको ग्रेस मार्क मिलने वाला है मेरे दोस्तों? बिकॉज आंसर की चैलेंज आपका किया हुआ था और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपको क्या ग्रेस मार्क मिलने वाला है। साथ में हम देखेंगे टाइमलाइन क्या रहेगा आपका, कब कब कौन से स्टेजेस होंगे। और टाइमलाइन जो मैं यहाँ पे लाया हूँ वो अपने अंदाज पे मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने लिया है एक बेसलाइन, आपके प्रीवियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए थे उसको मैंने रेफरेंस की तरह यहाँ पे लिया हुआ है और उस रेफरेंस के बेसिस पे मैं आपको टाइमलाइन देने वाला हूँ। जैसे रियल लाइफ में भी वैसे होता है, अगर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो बेस्ड ऑन क्लूज, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन एविडेंस इन्वेस्टिगेट करता है। तो एग्जैक्ट सेम मैनर पे मैं भी आपको जस्ट रफली आइडिया नहीं देने वाला हूं, आपको एक्यूरेट आंसर दूंगा मैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एग्जाम जो आपके हो चुके हैं इन एपीएसएसबी बोर्ड। क्लियर? और साथ में पीईटी पीएससी हमारा कब रहेगा और फाइनल रिजल्ट हमारा कब आने वाला है वो सारी चीज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आइए चालू करते हैं अपना सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें सर एपीएसएसबी कंबाइंड एग्जाम फॉर यूनिफॉर्म सर्विसेज, जिसमें हमारे ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया हुआ था और हमारे जो वैकेंसीज बन रहे थे वो राउंड अबाउट बन रहा था सर 984 वैकेंसीज, ठीक है। जिसके लिए राउंड अबाउट हमारे स्टूडेंट कितने लोगों ने अपियर किया, तो राउंड अबाउट सर 46,000 हैज अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये एग्जाम कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको दिया हुआ था, ओके, कॉम्पिटिशन एनालिसिस कि सर वैकेंसीज इतने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इतने लोगों ने भरा हुआ था, जिसमें से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया सिर्फ इतने लोगों ने और एग्जाम में अपियर किया होगा राउंड अबाउट मैक्स टू मैक्स 46,000 एस्पिरेंट्स हमने मानते हुए चले थे, ठीक है। अब इस बेसिस पे आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये एग्जाम कंडक्ट होने के बाद सर 14 को हमारा एग्जाम था, उसके ठीक नेक्स्ट दिन में आपका आंसर की चैलेंज विंडो ओपन हो गया था विच वाज ऑन द 15th ऑफ जून टू 16th ऑफ जून टिल 3 PM। 3 PM तक ये विंडो ओपन था, जिसपे कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि कुछ क्वेश्चन में चैलेंजेस करना जरूरी है, तो बहुत स्टूडेंट ने वहां पे चैलेंजेस किए हुए थे। तो एज यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो कमिटी है सर उनको मिला 3 चैलेंजेस, ठीक है। 3 चैलेंजेस वर रजिस्टर्ड ऑन एपीएसएसबी वेबसाइट, ठीक है। और मॉडरेशन कमिटी ने फाइनली जाके कुछ स्टेप्स लिए, तो क्या स्टेप लिए उसको देखते हैं। सबसे पहले बुकलेट सी क्वेश्चन नंबर 15 पे थोड़ा डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ था कि बहुत एस्पिरेंट्स को लग रहा था कि सर इसका आंसर डी होना चाहिए, किसी को लग रहा था आंसर बी होना चाहिए। तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला है मार्क्स। बट माइंडेड दिस इज नॉट अ ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क का मतलब क्या होता है? ग्रेस मार्क का मतलब होता है कि सारे एस्पिरेंट्स को आप मार्क्स दे दो, ओके। बट इस केस में ग्रेस मार्क हमें नहीं मिल रहा दोस्त, यहां पे आपको मिलेगा आंसर रेस्पॉन्ड मार्क। करेक्ट रेस्पॉन्ड मार्क का मतलब यह है कि जिन एस्पिरेंट लोगों ने ऑप्शन बी और डी टिक किया है उन्हीं को हमें मार्क्स मिलेगा, उन्हीं को मार्क्स दिया जाएगा। बाकी एस्पिरेंट सपोज किसी लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया या किसी लोगों ने आंसर ही गलत दे दिया, ऑप्शन ए या सी टिक कर दिया, तो आपको नहीं मिलने वाला है दोस्त, ठीक है। तो ग्रेस मार्क का मतलब होता है कि सारे एस्पिरेंट्स को देना, बट दिस इज नॉट अ ग्रेस मार्क, दिस इज करेक्ट रेस्पॉन्स मार्क्स। जिन्होंने बी या फिर डी दिया है उन्हीं को 2 मार्क्स आपके ग्रांट किए गए हैं। और साथ में हमारे क्वेश्चन नंबर 84 में भी चैलेंज था बुकलेट सी में, जिसपे कमेटी को कोई भी मेरिट फाउंड नहीं हुआ, कोई भी चैलेंज फाउंड नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और साथ में बुकलेट सी में भी बुकलेट डी में भी किसी ने ऑप्शन 30 क्वेश्चन 37 में चैलेंज किया हुआ था, उसमें भी कमेटी को कोई भी मेरिट फाउंड नहीं हुए, तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स नहीं मिल रहे तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 इन बुकलेट सीरीज सी। और ये 15 बाकी बुकलेट में अलग अलग नंबर्स पे थे, तो उनको भी आपको मार्क्स ग्रेस मार्क एज अ मिला जाएगा, ठीक है, करेक्ट रेस्पॉन्स मार्क। ओके, ये हमारा हो गया। सो
ठीक है, ये हमने बता दिया आपको आज क्या होगा। तो हमने आपका जो रिक्रूटमेंट एनालिसिस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बेस्ड ऑन आवर एग्जाम दैट वाज NMT। ठीक है, NMT आपका है नॉन मिनिस्ट्रियल ओके टेक्निकल एग्जाम। अभी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की हम बात नहीं कर रहे बिकॉज एग्जाम पैटर्न तो सर बहुत अलग है ना। यहाँ पे आपको 2 पेपर देना होता है। एक सर आपका कॉमन पेपर पड़ता है जो सारे एस्पिरेंट जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया होगा उनको भी देना होता है, और साथ में एक अपना टेक्निकल पेपर भी देना होता है ना। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस। तो स्टेजेस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रेफरेंस जिसपे हमें दिया हो डेट। तो वो डेट के हिसाब से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हुए रिसेंटली है ना, वो कब कब किस हिसाब से आपको एग्जाम्स में कंडक्ट किया जाएगा, किस किस पर्टिकुलर डेट में आपके कौन से स्टेजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो एक रफ आइडिया नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, आपको बेस लाइन लेते हुए आंसर दे रहा हूं, दैट इज योर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स बेस। ठीक है, तो जैसे हम अगर फटाफट देखें तो ये एग्जाम आपका लास्ट ईयर हुआ था है ना। इसके नोटिफिकेशन आपके आए थे 5 अगस्त पे, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर से, लास्ट डे जो था आपका 30 सितंबर था। रिटन एग्जाम जो आपका हुआ था वो था 6 to 8 दिसंबर। 6 में आपके कॉमन पेपर थे सबके, और उसके बाद के जो दिन है वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा टेक्निकल पेपर हुए थे जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अपेयर कर रहे हैं। क्योंकि नॉन मिनिस्ट्रियल में आपके ECG ऑपरेटर है ना, डेंटल मैकेनिक, ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका अपना एक स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ता है। वो आपका 2 पेपर होता है और दोनों पेपर मिला के 200 मार्क का ही पेपर बनता है, जिससे आपका यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट था वो था कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट। उसका जो एग्जाम टाइमलाइन था वो एग्जैक्ट हमारे टाइमलाइन के साथ मैच कर रहा है, तो मैंने उसी को लिया है यहाँ पे एज अ बेसलाइन टू गेट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस फॉर यू गाइस। ठीक है, और सेम जैसे इस बार भी हमने एग्जाम देने के टाइम में हमें पता लगा एक दिन पहले ही हमारे वेबसाइट पे अपलोड हुआ था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ था। तो यहाँ पे भी सेम हमें दिया हुआ है। ठीक है, और PET PST का जो नोटिस आया सर वो आया आपके 22 दिसंबर में। ओके, नोटिस में क्या दिया था, नोटिस पे दिया हुआ था आपका डेट कि PET और PST कब से चालू होंगे, वो आपकी हुए थे 16 जनवरी से। ओके, और PST डेली रिपोर्ट मतलब कितने लोगों ने अपियर किया, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, कितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, वो भी उस दिन में आ चुका था। आगे अगर हम देखें तो डॉक्यू वेरिफिकेशन आपका इतने में हुआ था। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपके 9 मार्च में आ गया था, और उसके बाद भी कुछ नोटिफिकेशन आए थे जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर मैंने कवर कर दिया यहाँ पे कि मार्कशीट आपका रिलीज हुआ था कि आप जाके देख सकते थे कि आपके मार्कशीट पे आपने कौन सा रेस्पॉन्स दिया हुआ था, उस हिसाब से आपको कितना मार्क्स एक्चुअली मिला हुआ है, और साथ में करेक्टेड फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे आपके कुछ कैंडिडेट्स के नाम इंक्लूड नहीं हुए थे, तो उसको ऐड करते हुए एक फाइनल रिजल्ट हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइमलाइन था इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अब इस टाइमलाइन को हम अपने टाइमलाइन के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, बट उसके पहले हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है डेट, ओके, ड्यूरेशन एनालिसिस, कि सर कितने कितने टाइम में हुआ, उससे हमें एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सर रिटर्न से PET का नोटिस का जो टाइम था वो कितने दिन का था सर, वो 14 डेज का टाइम था अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे हमारा एग्जाम 14 को हुआ था, तो राउंड अबाउट 28-29 तक आपको ये नोटिस आ जाना चाहिए कि PET PST आपका होगा तो कब से होगा। ठीक है, माइंड इट, ये आपका रिजल्ट नहीं है, बस नोटिस है कि इतने से हम PST और PET कंडक्ट करवाने वाले हैं। ओके, इसके बाद आपके रिटर्न एग्जाम से PET जब हुआ था है ना, वो आपके 16 जून में हुआ, तो वो आपका 39 डेज का गैप था। तो ये 39 डेज के गैप के बीच में आपका रिटर्न का रिजल्ट आ गया होगा, है ना, क्योंकि PET PST के लिए तभी बुलाया जाता है आपको जब आप रिटर्न क्लियर करते हो, है ना। तो रिटर्न क्लियर किया होगा तो ये बीच में आया होगा रिजल्ट, है ना। तो राउंड आउट हम देखें तो सर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट आउट हो गया था, उसके बाद आपको PET PST के लिए बुलाया गया हुआ था, है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे आपको आई थिंक राउंड अबाउट 230 समथिंग एस्पिरेंट्स को बुलाया गया था फॉर PET PST, ओके, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम इतने लोगों को बुलाया गया था। तो अपियर कितने लोगों ने किया था सर, अपियर हमारे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो सर इतने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, बट इतने लोग अपियर करेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो राउंड हम मान के चलते कि सर 4800 के आसपास नहीं तो अपियर क्या होगा, है ना। तो इसका अगर हम राउंड अबाउट रेशियो निकालते हैं तो रेशियो अगर देखो तो 1:20 अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास आपका आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर एक पोस्ट के लिए 20 एस्पिरेंट्स को बुलाया गया हुआ था PET PST में। ओके तो कंपटीशन काफी हाई था, तो इस बार भी वैसे ही होगा, इस बार भी आपका वैसे ही होगा, तो 1:20 के रेशियो में ही आपका सिलेक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फाइनल रिजल्ट जो आपका हुआ था वो उसके लिए लगा था टोटल 19 डेज। अब ये पर्टिकुलर रोड मैप अगर हम अपने एग्जाम में लगाते हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स का भी अगर आप रोड मैप देखते हो ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो कौन से डेट पे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो पहला चीज जो है सर क्या क्या हो चुका है ऑलरेडी, रिटन एग्जाम हो चुका है, हाँ सर हो चुका है। ठीक है, आंसर की चैलेंज हो चुका है, हाँ सर बिल्कुल हो चुका है। आंसर की चैलेंज का रिजल्ट भी आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है सर। और रिजल्ट के बेस पे आपको 1 क्वेश्चन मॉडिफाई भी किया हुआ है, हाँ सर आपको मिल रहा है करेक्टेड आंसर मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज कब कैसे कैसे होगा आइए देखते हैं। चलिए,
तो राउंड अबाउट एग्जैक्ट कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। रिटन एग्जाम 8 को हुआ था, हमारा हो गया सर 14 जून को, ठीक है। पीईटी नोटिस कब आया सर? 22 दिसंबर में आया, तो मतलब राउंड अबाउट 14 डेज, 2 हफ्ता का गैप के बीच में आ गया था। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सर 28 जून नहीं तो 6 जुलाई के बीच में आपका ये नोटिस आ जाना चाहिए कि पीईटी पीएसटी आपकी कब होंगे और कौन से वेन्यू पे होंगे। ओके, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे हुआ था आपका, आई थिंक बंदर देवा था सेंटर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। तो वहीं पे होगा मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आपका। और पीएटी स्टार्ट डेट जो हुआ सर वो 16 जनवरी से हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जुलाई की मिड तक आपका ये हो जाना चाहिए, जुलाई की मिड से ये पीईटी पीएसटी आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर से एक ही बार में नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारे इस बार एप्लीकेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो आपके बैचेस में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अलग अलग डेज में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपके उस डेट के हिसाब से रोल नंबर्स वेबसाइट पे प्रिंट होंगे, आप उसी हिसाब से जाके एग्जाम दे सकते हो, मतलब पीईटी दे सकते हो। और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ था आफ्टर 14 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले सर लेट अगस्त बाय मिड सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ध्यान देना कि सितंबर मंथ में हमारा सीएचएसएल का एग्जाम भी लगा हुआ है ना, तो दे हैव टू प्रोसेस इट क्विकली। और लास्टली फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा सर वो आपके अर्ली अगस्त तक, अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ कंपैरिजन टेबल एंड अ रफ टाइमलाइन फॉर यू गाइस। आप इसके बेसिस में तैयारी कर सकते हो। बट देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, रिजल्ट का वेट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा अगर हमें बुलाया जाएगा तभी हम तैयारी चालू करेंगे, नहीं। अभी आपने स्कोर कैलकुलेट किया, ठीक है, आपके स्कोर 150 प्लस आ रहे हैं, आप रनिंग करना चालू कर सकते हो, ठीक है। रनिंग फिजिकल एक्टिविटी करना चालू करो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और मैंने वहाँ पे लिस्ट भी देखा था, ठीक है, एक लिस्ट था वहाँ पे जहाँ पे आपके दिए हुए थे कि कौन से स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया और वो क्यों रिजेक्ट हुए। तो सारी चीज़ देते हैं, वो हाइट के लिए किसी कोई रिजेक्ट हुआ है, कोई वेट के लिए हुआ है, कोई हाई जंप के लिए रिजेक्ट हुआ, कोई लॉन्ग जंप। तो बहुत क्रिटिकल स्टेजेस है, अच्छे से आपकी वेरीफाई होते हैं ये चीज़ें, है ना। तो इसलिए आपको अभी से अच्छे से तैयारी करना है, क्लियर। थोड़ा टाइम भी हो, मॉर्निंग के टाइम में रनिंग वनिंग कर लीजिए, फिजिकल फिटनेस को थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि पीएसटी पीईटी के टाइम में आपको रिग्रेट ना हो कि क्यों मैंने मेहनत नहीं किया, क्लियर। और कंपटीशन टाइट रहेगा तो सिलेक्शन भी आपको एकदम फटाफट किया जाएगा, तो इसलिए आपको अभी से अच्छा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। बाकी कट ऑफ का जो कहानी है सर, कट ऑफ का कहानी आप आइए देखते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने सेशन में ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब इसके बेसिस में हमें मिले 200 कमेंट। अब 200 कमेंट में सर जो सबसे ज्यादा कमेंट मुझे दिखाई दिया वो था ये कि सर नहीं सर, स्कोर होना चाहिए 150 से 160 प्लस होना चाहिए सर स्कोर, कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा, आप बहुत कम प्रिडिक्ट कर रहे हो, फार फ्रॉम क्लोजनेस, कट ऑफ वुड गो राउंड अबाउट दिस मच। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो मुझे दिखाई दिया वो दिखाई दिया 160 से 170 प्लस, ये भी बहुत सारे कमेंट में थे, ये भी हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट ने कमेंट किया। और लास्ट पे 180 प्लस भी किसी लोगों ने क्लेम किया, बट मुझे नहीं लगता कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा आपका। ओके, आई थिंक दिस टू आर डिसेंट चैलेंजेस, बट ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। अभी आप खुद सोचो, है ना, आपका पोस्ट कितना है सर? 984 पोस्ट है ना। एग्जाम कितने लोगों ने दिया सर? राउंड आउट 46,000 ने दिया है ना। आप खुद रेशियो देखो ना, कितना रेशियो है। इस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखते हो, है ना, तो इतना हाई कट ऑफ जाने का चांसेस तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर हाई टू हाई भी जाएगा तो मेरे ख्याल से सर ये दो रेंज आपकी बिल्कुल सही रहेंगे। ओके, एंड एज आई सेड कि ये सारा कट ऑफ जो ये प्रिडिक्शन है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेंट्रल एग्जाम में भी एसबीआई का लास्ट टाइम कट ऑफ जो था वो काफी लो गया था, बट बहुत लोगों को लगा कि हाई जाएगा, है ना। तो वो यू नेवर नो, क्योंकि देखो एग्जाम में एक चीज होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, वो नॉर्मलाइजेशन सारी चीजों को देखते हुए किया जाता है। सबसे पहले पेपर डिफिकल्टी देखते जाते हैं, है ना। आप पेपर में बहुत लोग को लग रहा है कि बहुत सिंपल पेपर था, बट एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो सबसे इजी पार्ट कौन सा था आपका? मैथ्स और रीजनिंग था, है ना। इंग्लिश और जीके जीएस था मेन सिलेक्शन पेपर हम बोलेंगे, ठीक है। अब वो पेपर में कितने लोगों ने अच्छा किया होगा आप मुझे खुद बताओ, है ना। और अगर हम ये भी एनालिसिस करें कि सर वो वीडियो अगर आप देखते हो जहाँ पे मैंने ये एनालिसिस दिया था, है ना, उस पर ऑलमोस्ट 7,000 व्यूज होने वाले हैं, है ना। और जिसमें से कमेंट करने वाले कितने सर? 200 है कमेंट करने वाले, है ना। तो मैं बोलूँगा सर इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं 0 काटता हूँ, इसका मतलब ये कि सर 70 स्टूडेंट लोगों ने देखा होगा और जिसमें से बस 2 लोगों ने कमेंट किया होगा। हमेशा रेशियो को आप कंपेयर करते हुए देखो, बहुत आसान होगा। और इससे भी अच्छा अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 35 स्टूडेंट के बीच में बस एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो बाकी 35 का क्या? बाकी 35 में ऐसा हो सकता है कि सर किसी ने बहुत अच्छा किया होगा, किसी ने बहुत बुरा किया होगा, कि कोई बीच में रहेगा। तो आपको वो सारे कंडीशंस भी, क्राइटेरिया भी यहाँ पे लेने होते हैं। आप ऐसे कट ऑफ नहीं बना सकते हो, ठीक है। और आपको इतना ज़्यादा लग रहा होगा बिकॉज आपका शायद एग्जाम अच्छा हुआ होगा,
और कमेंट करने वाले जितने एस्पिरेंट थे सबका मैं देख रहा हूँ कि उनका मार्क्स 150 प्लस 160 प्लस आ रहा है, तो मतलब उन्होंने अच्छा किया होगा, उन्होंने मेहनत किया होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और अगर मैं भी मेहनत करता हूँ और मुझे दिखता है कि अगर इतना कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो रहा है तो मेरे को तो गुस्सा आएगा ही, क्या बात कर रहे हो सर, है ना। ये आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत किया है, आपने पूरा खून पसीना बहाया होगा, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है, कितना कम कट ऑफ क्यों होगा। बट ऑप्शन नहीं है दोस्त, आपको बाकी सारी चीज़ों को भी लेते हुए चलना होगा, उसके हिसाब से ही आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। सो राउंड अबाउट इफ आई से यस, मुझे भी अभी नहीं लग रहा कि इतना कम होगा, बट इससे आप थोड़ा टॉलरेंस लिमिट अगर लगाना चाहो, टॉलरेंस लिमिट अगर लगाना चाहो तो आप +-20 का टॉलरेंस लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आपका बन सकता है एग्जाम में। और मैंने ये भी आपको लास्ट वीडियो पे बताया था कि 150 प्लस इज एक्चुअल, ओके, 150 प्लस आपका एक्चुअल होगा, ये आपका एक्सीलेंस पोजीशन है। तो ये जो मैंने एनालिसिस दिया, कट ऑफ एनालिसिस का मतलब ही होता है कि सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट कट ऑफ देना, ठीक है। अब वर्स्ट टू वर्स्ट कट ऑफ में कभी भी मैं हाई कट ऑफ नहीं बोलूंगा, वर्स्ट टू वर्स्ट भी अगर हुआ तो इतना वर्स्ट हो सकता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल कट ऑफ आपका जो जाएगा वो +-20 टॉलरेंस पे होगा। मतलब अगर सिंपल से बोलूँ तो अनरिजर्व का कितना हो सकता है सर, +-20 का मतलब ये होता है कि सर 155 से लेके 178 या 175 ऐसा हो सकता है, +-20 का टॉलरेंस अगर आप लेते चलते हो। तो ये सारा टॉलरेंस अब यहाँ पे भी लगा दो, इसके हिसाब से आपको कट ऑफ दिख जाएगा, ठीक है। तो राउंड अबाउट E5 से, ये तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 150 प्लस ही आपका स्कोर अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। इससे कम अगर है तो भले ही आपको बुलाया जाएगा PhD में, बट मोस्ट प्रोबेबली वो देखा जाएगा कि कैसे किस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था, और मेनली हमने थोड़ा सा चेंजेस लाए बेस्ड ऑन आवर कमेंट्स, क्लियर। और कमेंट भी वही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो डेली यहाँ पे क्लास करते होंगे, है ना, जिनको नॉलेज है कि उन्होंने कैसा कैसा एग्जाम दिया। तो मेनली अच्छे एक्सपीरियंस लोग ही यहाँ पे कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। बट ऐसे कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है, किसी लोग ने शायद फर्स्ट टाइम दिया होगा जैसे अपियर करने के लिए, तो उन सब के मार्क्स भी आपको लेने होते हैं। कि जब कट ऑफ बनता है तो आपके हाईएस्ट कैंडिडेट का मार्क्स और लोएस्ट कैंडिडेट का मार्क्स और एवरेज मार्क्स को तीनों को साथ पे लेते हुए आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और उसके हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे हम कभी बोल नहीं सकते यार 160 प्लस तो हो गए, ये आपको लग रहा है क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया होगा, है ना, ठीक है। तो सारी चीज़ को आपको देखना होगा। तो राउंड अबाउट हम बोलेंगे सर +-20 का टॉलरेंस पे इतना कट ऑफ आपका बनना चाहिए, ठीक है, इतना आपका कट ऑफ बनना चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया 150 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप टेंशन मत लो, आप डायरेक्टली PhD PET का तैयारी चालू कर दो, ठीक है। रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, ठीक है, बट PET PhD आपको छोड़ना नहीं है, उसका तैयारी अभी से चालू करना है, ओके। सो दैट्स इट। बाकी इफ यू आर स्कोरिंग वेल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली, जैसे मैंने बताया रनिंग, एंड्योरेंस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिजिकल फिटनेस, इसको आप चालू करो, ज़्यादा देर रुको मत, ठीक है। अभी भी कुछ लोग रुके होंगे कि नहीं रिजल्ट आने तो फिर करेंगे सर, नहीं ऐसा मत कीजिए, अभी से कीजिए, कंपटीशन बहुत टाइट है, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बाकी दूसरे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए है ना। आपका CGL अगस्त में होने वाला है, ठीक है। और CGL और CHSL के लिए मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब में फ्री क्लासेस आपको कराऊँ, तो अगर आप चाहते हो कि कराऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ सर करा दीजिए। सब्जेक्ट का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होता है और किस क्लासेस में आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग पार्ट मैं देख सकता हूँ, बाकी अगर दूसरा सब्जेक्ट भी चाहिए आपको तो वो भी मैं आपको दूसरे फैकल्टी से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा CHSL सितंबर मंथ में होने वाला है, फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट आने वाला है, पुलिस रिक्रूटमेंट आने वाले, ये सारे रिक्रूटमेंट्स हमारे आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो एस्पिरेंट्स ये स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप सेंट्रल एग्जाम्स भी दो, ठीक है। जस्ट स्टेट में रिलाई मत कीजिए, स्टेट के वैकेंसीज काफ़ी कम होते हैं बट सेंट्रल में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो स्टेट आपको सेंट्रल एग्जाम्स भी देना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इतना कुछ कहते हुए दोस्त आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आई डोंट थिंक सो अभी AP SSB के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए और कुछ सेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, सारे सेशंस मैंने ले लिए। ये लास्ट एक सेशन था जहाँ पे टाइमलाइन का डिस्कशन करना था मुझे, मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट सेशन जो आपका रहेगा वो आपके क्लासेस होंगे, ठीक है। तो जिस पे हम करेंगे PYQ एनालिसिस, उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी के बेस पे हम पढ़ाई करेंगे ताकि हमारे एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी करो लाइफ में सबसे पहला चीज़ आपको एनालिसिस करना चाहिए बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। ऐसे ही नहीं कि जस्ट पढ़ रहे हैं सर ने बोला तो पढ़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, आपको खुद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं कर दूंगा आपके लिए, यहाँ पे आपके साथ करूंगा, जैसे यहाँ पे क्या मैंने आज, वैसे हम PYQ करेंगे एनालिसिस, और उसके बेसिस पे हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम पढ़ेंगे और एग्जाम हमारा पक्का क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा हुआ सेशन तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए जितना हो सके। लास्ट सेशन में आपने बहुत प्यार दिखाया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, और मेरे सेशन को देखने के लिए अच्छा लगा मुझे देखकर, इसलिए मैं और मोटिवेट हुआ कि अच्छा और एक अच्छा सेशन लेकर आता हूँ। तो इसी हिसाब से आपके लिए क्लासेस भी लाऊंगा, वहाँ पे मैं इसी मोटिवेशन, इस लेवल के मोटिवेशन से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चल, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय, सी यू।